हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए एंड बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बताओ पी की वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर अगर ए एंड बी अगर यानी दो इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो तो क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा फाई, जो कि हमने क्लास +1 में पढ़ा है। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास फाई होता है। और अगर किसी इवेंट का इंटरसेक्शन फाई है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। तो हमने वही लिखा। उसके बाद हमें दिया गया पी ऑफ ए यूनियन बी, हमें पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कैसे खुलता है, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे लिखते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3/5। पी ऑफ ए हमें गिवन है 1/2 प्लस पी ऑफ बी के प्लेस पे क्या दिया गया है, पी माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू, क्योंकि इवेंट अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो पी की वैल्यू क्या पूछी गई है, तो इंटरसेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या हो जाता है, 0। तो हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या पुट कर दिया, 0। तो यहाँ बच गया 3/5, इस साइड आके -1/2 इज इक्वल टू पी। तो सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एलसीएम लेने के बाद पी इज इक्वल टू 1/10। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पी की वैल्यू क्या रहेगी। तो पी ऑफ ए हमें गिवन है 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 3/5। इफ दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी रहा होगा। तो गिवन हमें क्या था, पी ऑफ ए यूनियन बी, दोबारा हमने उसको खोला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें गिवन था 3/5, ये 1/2 प्लस पी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि सेकंड केस इंडिपेंडेंट का ही चल रहा है, तो इसके प्लेस पे हम ये रख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। 3/5 ये साइड आके -1/2 इज इक्वल टू पी एज इट इज माइनस पी ऑफ ए के प्लेस पे क्या है 1/2, पी ऑफ बी के प्लेस पे क्या है पी, तो यानी -1/2 पी। इस साइड अगर हमने सोल्व किया एलसीएम लेने के बाद तो 1/10 आया हमारा, और इस साइड 2p माइनस पी क्या हो जाएगा, p/2। 2 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा 10, यानी पी की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/5। उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंस इवेंट्स विद पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, पी ऑफ बी हमें दिया गया है 0.4। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैसे आएगी, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दी गई है 0.3, पी ऑफ बी की दी गई है 0.4, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.12। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है हमें सेकंड पार्ट में। तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे क्वेश्चन 7th में किया हमने। तो पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दी गई है 0.3, पी ऑफ बी की 0.4, इसकी हम यूज़ कर लेंगे फर्स्ट पार्ट से जो कि आई है 0.12। तो पी ऑफ ए यूनियन बी 0.3 प्लस 0.4 0.7 माइनस 0.12, तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा 0.58। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है, इसी के थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया, पी ऑफ ए बाई बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ए बाई बी कैसे निकालते हैं, हम एक्सरसाइज 13.1 में निकालते आए हैं। तो क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट से ली 0.12, पी ऑफ बी की गिवन थी 0.4, उसके बाद कट करेंगे तो 0.3। फोर्थ पार्ट में पूछा गया पी ऑफ बी बाई ए, इसी का उल्टा पूछा है। तो पी ऑफ बी बाई ए क्या होना चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। इंटरसेक्शन की वैल्यू अगेन 0.12, फर्स्ट पार्ट से पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दी थी 0.3, कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है 1/4 एंड पी ऑफ बी की इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी। इसमें थोड़ा हमसे घुमाकर पूछा गया है पी ऑफ नोट ए एंड नोट बी की प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ नोट ए एंड, बीच में एंड आया है, एंड नोट बी। नोट बी यानी ए है, और नोट ए का मतलब क्या हो जाता है, नोट ए यानी ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, या फिर नोट ए बोले, दोनों एक ही बात है। तो नोट ए एंड नोट बी, जब भी हमारे पास एंड आए, एंड कॉमन बोथ और एटमोस्ट, अगर ये वर्ड आए तो इसका मतलब
हम समझ जाएंगे कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है। उसके बाद अगर और एटलीस्ट, और अगर एटलीस्ट की बात हो तो हमारे पास क्या आएगा, यूनियन। अगर एंड कॉमन बोथ एटमोस्ट आए तो इंटरसेक्शन, और एटलीस्ट वर्ड आए तो क्या होगा, यूनियन। तो हमें क्या बोला, पी नोट ए एंड नोट बी, यानी नोट ए क्या होता है हमारे पास, ए डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, एंड यानी इंटरसेक्शन, और नोट बी यानी बी डैश। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें क्या है इस क्वेश्चन में निकालना है। उसके बाद हमने क्लास +1 में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन के प्लेस पे यूनियन आ जाएगा, बी का होल डैश। उसके बाद अगर ये उल्टा हो तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो यहाँ यूनियन के प्लेस पर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अगर याद ना रहे तो हम क्या देखेंगे, जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इंटरसेक्शन के प्लेस पे क्या हो गया, यूनियन, और सारे का डैश क्या हो गया, होल में कन्वर्ट। उसके बाद सिर्फ ये याद करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद ए यूनियन, अगर यहाँ यूनियन था तो इसके प्लेस पे क्या आ गया, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, ए और बी एज इट इज़, और दोनों का जो डैश है होल डैश, ऐसे याद कर लेंगे हम। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन, तो पी ऑफ ए डैश, सॉरी इंटरसेक्शन के प्लेस पे यूनियन और बी और दोनों का डैश, यानी ये, यानी हमें ये निकालना है। तो हमने वही लिखा, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, डी मॉर्गन्स लॉ। तो उसके बाद पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। कैसे, जैसे पी ऑफ ए यानी किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो अगर इसका निकालना पड़े, पी ऑफ ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसका निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। ये भी तो वही है, अगर पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस, यानी ए यूनियन बी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, और ए यूनियन बी वही इवेंट है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम भी तो हमारे पास 1 होगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने भी तो यहाँ वही लिखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस एज इट इज़ पी ऑफ ए यूनियन बी का होल दिया हमने फॉर्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इनकी हमें वैल्यूज़ गिवन है तो हम पुट कर देंगे, 1 एज इट इज़ माइनस पी ऑफ ए हमें 1/4 दिया गया था, पी ऑफ बी 1/2, और इंटरसेक्शन की वैल्यू थी माइनस एज इट इज़ इंटरसेक्शन की वैल्यू थी 1/8। तो हमने वही पुट की। आगे सोल्व करेंगे, एल्शियम लिया, हमारे पास क्या है, एल्शियम लेने के बाद 1, ये 1 माइनस वाला था तो 1 माइनस, इसको सोल्व किया 5/8, तो 8 माइनस 5/8 यानी इज इक्वल टू 3/8। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12, एंड पी नोट ए और नोट बी इज इक्वल टू 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। यानी ए और बी इवेंट दी गई है, हमें निकालना है नोट ए और नोट बी। तो जैसे हमने इसमें क्या लिया था, नोट ए एंड नोट बी दिया गया था, अब की बार है नोट ए और नोट बी, यानी किसकी बात हो रही है, यूनियन की। तो इसको हमें कैसे लिखना चाहिए, पी ऑफ नोट ए, पी ऑफ नोट ए और नोट बी, और नोट बी, तो हम इसको कैसे लिखें, नोट ए यानी ए डैश यूनियन नोट बी के प्लेस पे आ जाएगा ये ऐसे। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसको खोलेंगे, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो पी ऑफ ए यूनियन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी और डैश होल पर, तो यानी हमें ये निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। उसके बाद किसी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है कि इस इवेंट के होने और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। तो यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू 1। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू 1, ये किसी इवेंट की होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास क्या होता है, 1। तो अगर इसमें से हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने यही लिखा है,
तो हमने क्या किया, पी ऑफ ए हमें गिवन था, पी ऑफ बी हमें गिवन था, तो नोट ए और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई थी, तो हमने लिखा पी ऑफ नोट ए डैश यूनियन बी डैश। इसकी डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या खोला, पी ऑफ ए बी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इसका होल डैश, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने यहाँ से निकाला, यानी 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस एज इट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू हमें गिवन थी 1/4, ये एज इट इज़ 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें इवेंट कैसी बतानी है, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट के लिए तो हमें पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आई तो इवेंट कैसी होगी, इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की हमें अलग अलग की गिवन है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ से 1/4 उस साइड जो यहाँ माइनस था 1 माइनस, वो हमने इस साइड शिफ्ट किया तो -1 और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़, इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, माइनस के 3/4, ये माइनस एज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ से माइनस कट करेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4। इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट रही होंगी तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल रहा होगा। तो पी ऑफ ए हमारे पास क्या था, 1/2, पी ऑफ बी 7/12 ये गिवन था, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने किसकी मदद से निकाला, पी ऑफ नोट ए और नोट बी जो गिवन था उसकी हेल्प से हमने पी ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू क्या आई ऊपर से 3/4, तो 7/24 इज नॉट इक्वल टू 3/4। तो दीज दस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, यही हमसे पूछा गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया पी ऑफ ए एंड बी, तो एंड हमने अभी क्या बोला, एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन को, तो ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, गिवन है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी रहा होगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसकी गिवन है 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, बी की भी गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.18। फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है पी ऑफ ए एंड पी नोट बी, तो पी ऑफ ए एंड नोट बी, पी एज इट इज़, ए एज इट इज़, एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन, नोट बी यानी बी नहीं चाहिए तो बी डैश। उसके बाद दोनों इवेंट हमें कैसी गिवन है, ए एंड बी कैसी गिवन है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के इक्वल रहा होगा, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लिखते थे तो हम क्या लिखते थे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब क्या है, ए बी के प्लेस पे कैसी इवेंट है, बी डैश है, फर्क तो कोई नहीं है, तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी डैश, क्योंकि हमें ये गिवन था दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3, पी ऑफ बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी डैश यानी 1 माइनस पी ऑफ बी हम निकाल सकते हैं, पी ऑफ बी होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1, तो पी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी 0.3 1, पी ऑफ बी की वैल्यू हमें गिवन थी 0.6, ये 0.3 1 माइनस 0.6 0.4, 0.3 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा हमारे पास 0.12। उसके बाद है इसी का थर्ड पार्ट, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी यानी पी ए और बी और को हम लिखेंगे यूनियन, तो पी ऑफ ए यूनियन बी, वी नो दैट पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी हमें बताना है, तो पी ऑफ ए की वैल्यू हमें गिवन थी 0.3, बी की 0.6 और इंटरसेक्शन की हमने फर्स्ट पार्ट से निकाली 0.18, 0.3 प्लस 0.6 0.9 माइनस 0.18 करेंगे तो ए यूनियन बी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.72। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, पी नाइदर ए नोर बी, यानी ना तो ए ना तो बी, नोर नाइदर ए नोर बी, तो नोर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये केस रह गया हमारा नोर। जब हम लॉजिक गेट पढ़ते हैं तो एन किसको दिखाता है, एंड को, और किसको रिप्रेजेंट करता है, और हमें दिखाता है नोर। जब हम लॉजिक गेट पढ़ते हैं तो एन हमारा किसको, और हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, पी ऑफ नाइदर ए नोर बी, तो पी ऑफ नाइदर ए नोर बी को हम क्या लिखेंगे, ना तो ये ना तो ये, नाइदर और नोर, यानी नाइदर ए यानी ए भी नहीं और नोर बी, यानी यहाँ क्या आएगा वो हम देख लेते हैं, नाइदर ए नोर बी, तो नोर क्या रिप्रेजेंट करेगा,
नोर हमें क्या दिखाता है, और गेट जब हम लॉजिक गेट पढ़ते हैं, और एन हमें दिखाता है नोट गेट। तो नोट और मिलके क्या देते हैं, एंड। तो एंड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये उस जैसा आ गया, नोट ए एंड नोट बी। तो अब हम देख सकते हैं कि नोट ए एंड नोट बी को हम क्या लिख सकते हैं, और नाइदर ए नोर बी, सेम ही केस है दोनों का। तो हमने क्या लिखा, पी ऑफ नाइदर ए नोर बी, यानी पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन के प्लेस पे यूनियन हो जाएगा, डैश डैश के प्लेस पे होल पे डैश। उसके बाद पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, तो यानी 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमने उस ऊपर वाले पार्ट से निकाली है 0.72। अगर हम वो पुट करते हैं तो हमारे पास पी ऑफ नाइदर ए नोर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.28। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बोल रहा है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अ डाई इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। यानी अगर हमने डाई को 3 टाइम टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम एक बार तो ओड नंबर आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, सैम्पल स्पेस ले लेते हैं 2 डाइस का, क्योंकि जब हमने डाई को 3 टाइम टॉस किया तो 6 रेज़ टू पावर 3 216 केस आएंगे, तो उनको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको जब हम 2 डाई को टॉस करते हैं उस सैम्पल स्पेस से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 3 कैसे बना होगा, 3 के 1 1 1 1 1 2, यानी डाई को हम जब 3 बार टॉस करेंगे तो कैसा रहा होगा, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 अप टू 1 1 6 तक। सेम 1 2 1 1 2 2 1 2 3 अप टू 1 2 6 तक। तो हर एक केस के साथ ईच 36 है, 36 के साथ क्या है, 6 केस हो रहे हैं, यानी 1 2 1 दोबारा फिर 1 2 2 अप टू 1 2 6 तक। तो 36 इंटू 6 क्या हो जाते हैं हमारे पास 216, यानी जब 3 टाइम डाई को टॉस करेंगे तो ऐसे हमारे पास सैम्पल स्पेस 216 बनेंगे। लेकिन हमें इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओड नंबर एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार तो ओड नंबर आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हमने ए इवेंट नाम कैसे लिया, ए इवेंट ऐसे नाम ले लिया कि ओड नंबर एटलीस्ट वंस, लेकिन ओड नंबर एटलीस्ट वंस अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसका उल्टा ले लेते हैं। क्योंकि अगर ओड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम तो अल्टीमेटली 1 ही होना है, तो हम क्यों ना आसान वाला निकाल लें, ताकि जब उसको 1 में से माइनस करें तो हमारे पास ओड नंबर एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो हमने क्या लिया, ए ऐसी इवेंट ले ली ओड नंबर एटलीस्ट वंस, क्योंकि हमें यही पूछा गया है। उसके बाद ए डैश हम ऐसे निकाल लेते हैं, नोट गेटिंग एन ओड नंबर, अगर हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यानी पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। तो ए डैश हमने लिया, नोट गेटिंग एन ओड नंबर, यानी एक बार भी ओड नंबर नहीं आया था। तो एक बार भी ओड नंबर नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक बार तो ओड नंबर आया हो, तो ज़्यादा वाला भी केस लेंगे, और ज़्यादा वाला केस लेंगे, 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी। यानी जब आया होगा 1 1 1 हमें वो भी लेना पड़ेगा, 1 1 2 हमें वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइम तो है ही है। जब ये केस था 2 2 1 हमें ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 टाइम तो हमारे पास क्या है, ओड नंबर है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, नोट गेटिंग एन ओड नंबर, मतलब ओड नंबर ना आए, इसका मतलब तीनों डाई पर क्या होगा, हमारे पास क्या रहा होगा, इवन नंबर। तो तीनों डाई पे इवन नंबर। अगर हम फर्स्ट लाइन से देखें, फर्स्ट लाइन में तो हमारे पास एक बार तो ओड है ही है, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या है, 1 है, सब में 1 है। उसके बाद इसके सैम्पल स्पेस अगर आगे भी जाएंगे तो 1 1 1 1 1 2, फर्स्ट तो यही रहेगा ना, 1 2 1। तो ये लाइन तो हमारे पास वैसे ही कट गई। उसके बाद 3 में भी एटलीस्ट वंस, मतलब 3 में क्या है, फर्स्ट डाई पे ही हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, तो ये भी कट गई। उसके बाद ये वाली भी हमने कैंसिल कर दी, क्यों, क्योंकि इनमें एक बार तो ओड है ही, और हम किसको काउंट कर रहे हैं, ये डैश में नोट गेटिंग एन ओड नंबर, यानी ओड नंबर बिल्कुल ही ना आए, तीनों बार इवन नंबर आएंगे, तीनों लाइन तो वैसे ही कट गई। उसके बाद बची क्या, 2 1 2, जैसे इसमें हम जब हम ये करेंगे 2 1 1 2 1 2, इसमें 1 है तो ये भी कट गया। 2 2 3 वाला भी केस गया, क्योंकि 3 है, तो 2 5 वाला केस भी गया। सिमिलरली 4 वाली लाइन में भी 4 1 गया, 4 3 गया, 4 5 गया, क्योंकि 1 3 5 एटलीस्ट एक बार तो इन पे है ही है। जब हम ये करेंगे 4 1 1 4 1 2, 4 और 2 तो है, लेकिन 1 तो फिर भी रहेगा कि इस पे क्या आया था, ओड नंबर है। हम देख रहे हैं कि तीनों बार इवन नंबर आए, तो सेम इसमें भी 6 1 और 6 3 और 6 5 वाला केस हमारे पास कट गया। अब देखो जो बच गया उनमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी तीनों डाई पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बची होगी, 2 2 1 गया,
2 2 2, एक ये हो गया 2 2 3 कैंसिल, 2 2 4 ठीक है, 2 2 5 गया, 2 2 6 हम काउंट कर लेंगे। यानी तीनों डाई पे इसमें से 3 केस बन सकते हैं। ये हम सैंपल स्पेस 2 डाई के लिए 2 डाई के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 डाई का केस पूछा गया है और 216 सैंपल स्पेस बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम 2 डाई वाले केस से ही इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 2 2 1 तो है ही नहीं, 2 2 2 2 2 4 2 2 6, यानी तीन, इस केस से तीन बार इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 4 1 गया, 2 4 2 हो जाएगा, 2 4 3 अगेन गया, तो 2 4 4 और 2 2 2 4 5 2 4 6, यानी इसमें से भी हमारे पास कितने नंबर काउंट होंगे, 3। सेम 2 6 1 तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो 2 6 2 2 6 4 2 6 6, इसमें से भी 3 नंबर है। तो हमारे पास कितने बचे थे, ये जो 3 लाइन तो हमने वैसे ही काट दी थी, उसके बाद 3 3 केस जो बची लाइन थी उनमें से भी 3 3 केस चले गए, तो इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3, तो इस रो से हमारे पास कितने आ गए 9। इस रो में से भी 4 2 2 4 2 4 4 4 2 6 4 4 2 4 4 4 4 4 6 4 6 2 4 6 4 4 6 6, तो इसमें से भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 9, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, सेम लास्ट वाले से, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, यानी 216 में से 9 9 यानी 27 केस ऐसे हैं जिस पे तीनों बार क्या आया था, इवन नंबर आया था। तो P ऑफ A डैश हमने यही तो माना था, नॉट गेटिंग एन ओड नंबर, यानी किसी भी डाई पे ओड ना आए। क्यों, अगर किसी पे भी आ गया तो क्या हो जाएगा, वो तो उसमें काउंट हो जाएगा ना, एटलीस्ट 1 डाई शो टेल, क्योंकि कम से कम एक ने तो दिखाई दिया, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, उल्टा मान के चल रहे हैं, तो नोट एक भी ना आए तो हमने वो केस काउंट कर लिए। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने हो गए, P ऑफ A डैश की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि A डैश हमने क्या लिया है, नोट गेटिंग एन ओड नंबर, तो A डैश ओड नंबर नहीं आए, सब पे क्या आया था, इवन आया था, तो हमारे पास कितने केस बने 27, और टोटल हमारे पास कितने होते हैं 216। अब क्योंकि हमें तो क्या निकालना था, एटलीस्ट 1, मतलब एटलीस्ट 1 डाई शोज एन ओड नंबर, मतलब एक कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो P ऑफ A निकालना था हमें, तो हमने क्या किया, इवन नंबर वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास वही बचेगा, तो P1 माइनस P ऑफ A डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस 27 अपॉन 216। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 216 माइनस 27 अपॉन 216, ये बचेगा 189 अपॉन 216, ये बहुत वैसे काटा हुआ है, तो 189 हमारे पास कितना आया, 189 अपॉन 206, 9 और 8 17 और 1 18, 6 और 2 8 और 1 9, यानी 3 पे कट रहा है, तो 3 छुके 18, 3 3 9, 3 सत्ते, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 एकम, 3 2 पे, और ये हो जाएगा 24, 3 7 जा और 3 8 जा, यानी हमारे पास क्या आया 7/8, यानी किसी अगर हमने मतलब डाई को 3 टाइम टॉस किया था और एक कम से कम एक बार तो ओड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है 7/8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का केस क्या होता है, अगर हमने मतलब 2 बॉल ड्रॉ की है, एक बार जब बॉल निकाली तो जो पहली निकाली वो वापस रख दी, उसके बाद दूसरी बॉल ड्रॉ की है, ये होता है हमारे पास विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट यानी अगर हमने फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ किया उसको बाहर ही रखा, अंदर नहीं रखा, वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में बोला है बोथ बॉल्स आर रेड, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल रेड आई थी, दोनों बॉल रेड आई थी, तो P हमने लिया बोथ बॉल्स आर रेड, टोटल हमारे पास कितनी है 10, हमें बोला ब्लैक और 8 रेड है। तो जब हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की तो 8/18, क्यों, क्योंकि 8/18 क्यों आया, क्योंकि 8 टोटल हमारे पास कितनी है 8, सॉरी रेड बॉल टोटल कितनी है 8, और दोनों टोटल कितनी है बैग में 18, तो 8/18। उसके बाद जब ये फर्स्ट ड्रॉ किया वापिस रख दी गई, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, तो दोबारा फिर बैग में क्या हो गया 8 बॉल हो गई रेड, और टोटल दोबारा फिर 18 हो गई, तो दोबारा जब हम निकालेंगे तो रेड की प्रोबेबिलिटी आने की दोबारा फिर क्या चांस हो गए 8/18, सोल्व करें तो हमें क्या आया 16/81। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, मतलब अब मेंशन कर दिया कि फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक थी, उसके बाद जब हमने सेकंड ड्रॉ किया उसके बाद रेड बॉल आई थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट जैसे कि हमने बैग में
निकालने के लिए हाथ डाला तो फर्स्ट बॉल ब्लैक, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है 10 है, तो 10 में से कोई भी एक बॉल आ सकती है। टोटल हमारे पास कितनी है 18, तो 10/18। उसके बाद सेकंड रो में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है 8, तो 8 में से कोई भी आ सकती है, अपॉन टोटल कितना था 18। अब क्योंकि हमें ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए था, क्योंकि मांग क्या थी, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी मांगी गई है, यानी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया इनटू, तो क्या हो गया 20/81। इसमें भी हमने इनटू क्यों किया था, बोथ बॉल्स आर रेड, क्योंकि दोनों जब ड्रॉ किए गए दोनों ही ड्रॉ चाहिए और दोनों रेड आए, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। जब भी हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई, सिर्फ या तो ये, तब हम क्या करते हैं प्लस। उसके बाद है क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट है, सॉरी। आगे है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी एक ब्लैक हो दूसरी रेड हो। अब क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पी ऑफ बी पहले ब्लैक निकली हो उसके बाद रेड आई हो सकता है पहले रेड आ गई हो उसके बाद ब्लैक आ गई हो। हमें थोड़े उन्होंने अभी मेंशन नहीं किया, पिछली बार लिखा था फर्स्ट बॉल, यानी फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ मेंशन था कि फर्स्ट कौन सा निकालना है। अब की बार लिख दिया वन ऑफ देम इज ब्लैक अदर इज रेड, तो हो सकता है पहले पहले जब ड्रॉ किया पहले ब्लैक आई हो सेकंड रेड आई हो सकता है अगली बार फर्स्ट रेड हो और सेकंड ब्लैक हो गई हो। तो इसलिए हमने लिखा पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यानी या तो ये केस हो सकता था, प्लस क्यों आया, क्यों, या तो ये हो सकता था कि पहले एक बार रेड एक बार ब्लैक आई हो, क्योंकि हमें रेड और ब्लैक ड्रॉ तो हमें दो ही करने हैं, यानी ये भी चाहिए, तो ड्रॉ तो हमें दो ही करने हैं, यानी दो बॉल तो निकालनी है, तो इसलिए तो इनटू आया। लेकिन हो सकता था ये ना रहा हो, ये कैसे, मतलब अगर एक बॉल रेड थी उसके बाद ब्लैक निकाली हो, उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले ब्लैक हो उसके बाद रेड हो, क्योंकि अब की बार इन्होंने मेंशन नहीं किया, वन ऑफ देम लिख दिया कि या तो ब्लैक या तो रेड, तो हो सकता है या तो ये केस रहा हो या तो ये केस रहा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, तो हमने यही लिखा पी ऑफ बी आने की प्रोबेबिलिटी, यानी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 10/18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस चल रहा है इसलिए टोटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो पी ऑफ ए 8/18 प्लस पी ऑफ ए क्या हमारे पास 8/18 यानी रेड की, और पी ऑफ बी 10/18 यानी ब्लैक की। तो अगर हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया 20/81 प्लस 20/81, यानी 20 81 सेम है तो 20 40/81, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस है तो टोटल हमारा सेम चल रहा है। अगर यहाँ एक बॉल को अगर बाहर निकाल दिया गया होता और उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड तो फिर भी 8 है क्योंकि पहले तो ब्लैक निकली है, तो यहाँ 17 आ जाता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, यानी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी दी गई है इंडिपेंडेंटली अलग अलग से, ए और बी। ए उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है 1/2 प्रोबेबिलिटी है और 1/3 बी की दी गई है। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व, यानी दोनों अलग अलग से इंडिपेंडेंटली कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने की। द प्रॉब्लम इज सोल्व, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो प्रॉब्लम सोल्व होनी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1। तो पी ऑफ ए हमें तो दिया गया था कि ए प्रॉब्लम को सोल्व करेगा 1/2, प्रोबेबिलिटी बी करेगा 1/3, ए करेगा 1/2, ए नहीं करेगा 1/2, क्योंकि 1 - 1/2 क्या आएगा 1/2। पी ऑफ बी करेगा 1/3 नहीं करेगा, यानी पी ऑफ बी नहीं कर पाएगा तो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। पी है प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी मांगी गई है कि हमें प्रॉब्लम सोल्व चाहिए, या तो ए करे या तो बी करे या तो दोनों ही ना करें, सॉरी ये तो या तो दोनों ही करें, मतलब हमें प्रॉब्लम सोल्व की प्रोबेबिलिटी मांगी गई है। तो इसमें क्या केस होना चाहिए, या तो मतलब अगर ए ने प्रॉब्लम सोल्व की बी से नहीं हो पाई, प्लस या तो ए से नहीं हो पाई बी ने कर दी, अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो सोल्व है ना, यानी ए ने की बी से नहीं हो पाई तो प्रॉब्लम तो फिर भी सोल्व है, ए ने कर दी। उसके बाद ए ने नहीं की बी ने कर दी तो प्रॉब्लम फिर भी सोल्व है, प्लस पी ऑफ ए या तो दोनों ने कर दी फिर भी प्रॉब्लम सोल्व है। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, यानी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, ए करे बी करे या दोनों करे, क्योंकि या तो ये करे या तो वो करे, या ए करे इसकी प्रोबेबिलिटी, बी करे इसकी प्रोबेबिलिटी और दोनों ही करे, इसलिए या तो ये करे या तो ये करे या तो ये करे, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, इसलिए इन सब के बीच में क्या है प्लस, क्योंकि दोनों को दी गई थी ए और बी दोनों को प्रॉब्लम सोल्व करनी दी गई थी, इसलिए इन दोनों ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया इनके बीच में *2। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या था, क्या थी 1/2 गिवन थी, पी ऑफ बी डैश यानी बी नहीं कर पाएगा 2/3 प्लस
पी ऑफ ए ने ए से नहीं हुई तो 1/2 मल्टीप्लाई पी ऑफ बी की वैल्यू थी 1/3 प्लस पी ऑफ ए दोनों ने कर दी तो 1/2 इंटू 1/3। उसके बाद इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, 2/6 प्लस 1/3 2 ज़ा 6 प्लस 1/6। तो सब कैल्शियम क्या आएगा 6 2 3 4 4/6 तो क्या हो जाएगा 2/3। यानी प्रॉब्लम सोल्ड, यानी किसी ने भी की हो, ए ने की हो, बी ने की हो, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई 2/3। उसके बाद है इसी का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है। इसी के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। यानी अब की बार मेंशन कर दिया कि एग्जैक्टली एक ने प्रॉब्लम सोल्व की है, तो या तो ए ने की हो, बी से ना हो पाई हो, प्लस बी ने कर दी हो, ए से ना हो पाई हो, तो ये आएगा हमारे पास। यानी या तो ये केस रहा होगा या तो ये, तो प्लस आ गया बीच में, या तो ए ने कर दी नहीं की, दोनों ही चाहिए क्योंकि दोनों को इंडिपेंडेंटली दी गई थी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो दो केस आएंगे, जैसे पिछली बार क्या था, 2 बॉल ड्रॉ की गई थी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी के बीच में तो इनटू था, या तो ये या तो ये, दोनों में क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए। इसमें पी ऑफ ए और पी ऑफ बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें काउंट नहीं करनी है, इन्होंने वन ऑफ देम यानी किसी एक ने प्रॉब्लम सोल्व की है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो पी ऑफ ए 1/2 मल्टीप्लाई नहीं कर पाया तो 2/3 प्लस, हो सकता है बी ने कर दी हो, 1 से नहीं हुई हो, तो ये हो गया 1/2, जो कि हमने पीछे प्रोबेबिलिटी निकाली है, सिंपल उनकी वैल्यू पुट की है। तो ये ही इसको हम सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2/6 1/2 इंटू 2/3, यहाँ 6 आया, 2/6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6, 2/6 प्लस 1 इंटू 1 यानी 3 1/6। एल्शियम लेंगे 2 1 3 हो जाएगा क्योंकि नीचे सेम ही है, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। एग्जैक्टली वन ऑफ दैम यानी किसी एक ने प्रॉब्लम सोल्व की, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1/2।